अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद ली जाती है, यानी स्फेरिकल मिरर को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया जाता है, यानी इसकी बनावट को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर की कितनी अकसाम हैं, उनमें डिफरेंस भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड जो कुछ टर्में हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी टर्में हैं और उनका क्या मतलब है। हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी कहते हैं, और जो कनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, उसकी क्या वजह है, और जो कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, उसकी क्या वजह है। हम लोग ये भी देखेंगे कि मिरर की जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके दरमियान क्या रिलेशन है और उस रिलेशन की क्या मसावात है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की और जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर को हम लोग किस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, वो किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। अब ये ग्लास या प्लास्टिक का जो खोखला स्फीयर है इससे क्या मुराद है। देखिए, जिस तरह से जो टेनिस की बॉल आप लोगों ने देखी है ना, वो टेनिस की बॉल जो है अंदर से खाली होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो खोखले स्फीयर होंगे ना ग्लास और प्लास्टिक के, वो भी अंदर से ही खाली होंगे। तो हम लोग ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर्स को इस अंदाज से काटेंगे कि हम लोगों को ग्लास या प्लास्टिक के कुछ हिस्से मिल जाएंगे। तो उन ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर के हिस्सों से ही आगे हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, जब हम लोग बनावट को डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में आप लोग क्या लिखोगे, अ मिरर हुज पॉलिश्ड, यानी एक मिरर जो कि पॉलिश किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। यानी इसका मतलब ये बनता है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है और जिसकी एक सतह जो है वो पॉलिश्ड होती है। अब इसको समझते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बनाया कैसे जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को स्फेरिकल मिरर बता देता हूं कि एक्चुअली स्फेरिकल मिरर जो है वो बनने के बाद दिखता कैसे है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग इस स्फेरिकल मिरर को गौर से देख लीजिए। यहाँ पे ये दो स्फेरिकल मिरर हैं। आप लोग बोलोगे कि सर ये जो हमको तो चम्मच नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। यानी एक तो जो है वो बहरूनी सतह जो है वो इंतहाई रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरे के अंदरूनी सतह इंतहाई रिफ्लेक्टिंग होती है। लेकिन एक्चुअली में जो स्फेरिकल मिरर है वो स्टूडेंट दिखने में कुछ इस तरह से है जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है। और ये जो सतह है ये इंतहाई रिफ्लेक्टिंग है स्फेरिकल मिरर की। ये जो आपको सतह नजर आ रही है, अगर आप लोग इसके सामने खड़े होंगे ना तो आप लोगों को अपनी इमेज नजर आएगी यहाँ पे। तो आप लोग देखो ये स्फेरिकल मिरर है। अब ये स्फेरिकल मिरर बना कैसे है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। यानी हमारे पास ग्लास या प्लास्टिक का एक खोखला जो है स्फीयर होता है, उससे हम लोग उसका हिस्सा निकाल लेते हैं और उस हिस्से की दो सतह होती हैं। उन दोनों सतहों में से एक सतह को हमने इंतहाई रिफ्लेक्टिंग बनाना है। अब वो सतह इंतहाई रिफ्लेक्टिंग कैसे बनेगी, यानी मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर का हिस्सा है और इसकी ये वाली सतह जो कि आंख की तरफ है,
اس کو ہم لوگ انتہائی ریفلیکٹنگ بنانا چاہتے ہیں. تو اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہوگی یعنی یہ والی سائڈ یعنی یہ باہر والی سائڈ انتہائی ریفلیکٹنگ ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں. تو اندر والی جو سائڈ ہوگی اس پہ ہم لوگ کیا کریں گے اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ جو سلور کی تہ چڑھا دیں گے یعنی یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے سلور کی تہ چڑھائی ہے اور جب اس پہ سلور کی تہ چڑھ جائے گی اس کے بعد ہم لوگ اس پر لیڈ آکسائڈ کا پینٹ کریں گے. تو یہ میں نے یہاں پہ اس کے اوپر لیڈ آکسائڈ کا پینٹ کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اس کی بیرونی سطح ہے وہ انتہائی ریفلیکٹنگ بن گئی ہے. یعنی یہ جو باہر والی سطح ہے اور روشنی کی جو بھی ریز یہاں سے آ کے ٹکراتی ہیں یا جسم سے خارج ہونے والی ریز یہاں پہ آ کے ٹکراتی ہیں اور وہ واپس اس ہی میڈیم میں جو ہے وہ لوٹ جاتی ہیں اور یہ ہمارا ایک طرح کا جو ہے وہ مرر بن گیا ہے. یعنی اس کی بیرونی سطح ریفلیکٹنگ ہے تو اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ کنویکس مرر بن گیا ہے. اب اس کو ہم لوگ ڈائیگرام سے مزید جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کیجئے, یہ اسٹوڈنٹ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے پاس گلاس یا پلاسٹک کے دو یہاں پہ سفیر ہیں. اب ایک سفیر تو ہم لوگوں نے لیا ہے جی, یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ لو رائٹ سائڈ پہ ہے, ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ان کے ہم لوگوں نے حصے لے لیے ہیں. اب ان حصوں میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک سطح کو ہم لوگوں نے انتہائی ریفلیکٹنگ بنانا تھا تو دوسری سطح کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے, ہم لوگوں نے سلور کی تہ چڑھائی ہے, پھر اس کے اوپر لیڈ آکسائڈ کا پینٹ کر دیا ہے. تو یہاں پہ جب سلور کی تہ چڑھ گئی ہے اور لیڈ آکسائڈ کا پینٹ کر دیا ہے تو اس کی بیرونی سطح پہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا جس سے اس کی اندر والی سطح جو ہے وہ انتہائی ریفلیکٹنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کو دیکھیں کہ اس کی ہم نے جو ہے وہ جو اندر والی سطح ہے اس کو ہم لوگوں نے انتہائی ریفلیکٹنگ بنایا ہے. یعنی ایک مرر میں ہم لوگوں نے بیرونی سطح کو انتہائی ریفلیکٹنگ بنایا اور دوسرے مرر میں ہم لوگوں نے اندرونی سطح کو انتہائی ریفلیکٹنگ بنایا. تو جس مرر کی اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے اندرونی سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ کنکیو مرر ہے. اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ وہ والا مرر جس کی اندرونی سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہے اس کو کیا بولیں گے, اس کو بولیں گے کہ یہ کنکیو مرر ہے. یعنی a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting, یعنی جس کی اندرونی جو ہے سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ کنکیو مرر ہے. اور وہ والا مرر جس کی بیرونی سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہے یعنی بیرونی سطح یعنی باہر والی سطح جو ہے وہ انتہائی ریفلیکٹنگ ہے اس کو کنویکس مرر بولیں گے. a mirror whose outer curved surface is reflecting, تو اس کو کیا بولیں گے کہ یہ کنویکس مرر ہے. تو یہاں پہ دیکھو اس کیس میں اس کی اندرونی سطح جو ہے انتہائی ریفلیکٹنگ ہے تو اس کو کنکیو مرر بولیں گے اور اس کی باہر والی سطح جو ہے وہ انتہائی ریفلیکٹنگ ہے تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے کنویکس مرر بولیں گے. ایک پوائنٹ ہو آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں, یعنی اگر ایگزام میں کوسچن آ جاتا ہے ڈفرنس بٹوین کنکیو مرر اینڈ کنویکس مرر تو آپ لوگ ان 3 پوائنٹس کو مینشن ضرور کرو گے کہ جو کنکیو مرر ہوتا ہے اس کی اندرونی سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہوتی ہے اور کنویکس کی بیرونی سطح انتہائی ریفلیکٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد کنکیو مرر سے جو بننے والی امیج ہوتی ہے نا وہ جسم کی پوزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کنویکس مرر سے بننے والی جو امیج ہوتی ہے وہ ہمیشہ جسم کے سائز کے برابر ہوتی ہے. اب یہ جو کنکیو مرر ہے اسٹوڈنٹ اس سے جو بننے والی امیج ہوتی ہے نا وہ ریئل بھی ہو سکتی ہے ورچوئل بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو کنویکس مرر ہے اس سے جو امیج بنتی ہے وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹ بات کر لیتے ہیں پول کی اور سمجھ لیتے ہیں کہ ایکچولی پول کیا ہوتا ہے. دیکھیں سفیریکل مرر جو ہوتا ہے اس کی کروڈ سطح ہوتی ہے, یعنی نوٹ کر لیں یہاں پہ یہ سفیریکل مرر ہے اس کی یہ والی کروڈ سطح ہے اور یہ ایک اور سفیریکل مرر ہے اس کی بھی کروڈ سطح ہے اور اس سفیریکل مرر کی کروڈ جو سطح ہوتی ہے نا اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے, یعنی یہ سفیریکل مرر کی کروڈ سطح کا سینٹر ہے اور یہ بھی سفیریکل مرر کی کروڈ سطح کا سینٹر ہے. اور سفیریکل مرر کی جو کروڈ سطح کا سینٹر ہوتا ہے نا اس کو پول بولتے ہیں, اس کو اسٹوڈنٹ کیا بولتے ہیں, پول بولتے ہیں. نوٹ کر لیجئے سفیریکل مرر کی کروڈ سطح کے سینٹر کو
पोल बोलते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की और जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे देखें, ये स्फेरिकल मिरर है जो कि ग्लास या प्लास्टिक के खोखले स्फीयर के लिए गए हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है जिस स्फीयर का हिस्सा होता है, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो स्फेरिकल मिरर है ये इस स्फीयर का हिस्सा है, यानी इस स्फीयर का ये हिस्सा है। इसके सेंटर को, यानी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है ना, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट इसका ये सेंटर है तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एक और स्फेरिकल मिरर है, यानी ये कन्वेक्स मिरर है, और इसका जो स्फीयर है, यानी जिस स्फीयर से ये लिया गया है उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि स्फेरिकल मिरर की जो कर्व होती है उसके सेंटर को पोल बोलते हैं, और स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का हिस्सा हो उसका जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हमारे पास है स्फेरिकल मिरर और ये इस खोखले स्फीयर का हिस्सा है, ये इसका स्फीयर का जो है हिस्सा है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो ये होगा कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से लिया गया उसका जो रेडियस है उसको बोलेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हम लोग टर्म देखते हैं जी। नेक्स्ट जो टर्म है इससे एसोसिएटेड वो है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। स्फेरिकल मिरर के सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि जो स्फेरिकल मिरर की कर्व्ड सतह है उसको तो बोलते हैं पोल। अब पोल है ये, और यहाँ पे देखिए स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा उसको बोलते हैं सेंटर, और इसको जो मिलाने वाली ये लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी स्फेरिकल मिरर के सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस को समझना स्टूडेंट बहुत अहम है। यानी यहाँ पे आप लोग देखो हमारे पास दो मिरर है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। और कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है, यानी इसकी अंदरूनी सतह इंतहाई रिफ्लेक्टिंग होती है। तो यहाँ पे इस बात को नोट करें कि ये जो रेज हैं, यानी रे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ये सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खारिज होती हैं। यहाँ पे नोट कर लें, देखें ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी पैरेलल जा रही है, ये भी रे पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये भी रे है और ये भी रे। सारी पैरेलल रेज जो हैं इस स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव मिरर से टकराने के बाद देखें एक पॉइंट एफ में से सारी की सारी गुजर रही हैं। यानी हकीकत में ऐसा ही हो रहा है कनकेव के केस में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज हैं वो स्फेरिकल मिरर जो कि कनकेव मिरर है उससे टकराने के बाद एक पॉइंट एफ से गुजरती हैं, और उस पॉइंट को यानी जिससे ये टकराने के बाद सारी की सारी रेज गुजरती हैं उसको बोला जाता है कि ये फोकस पॉइंट है या फिर फोकल पॉइंट है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी पैरेलल रेज जाती हैं और वो कन्वेक्स मिरर से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो सारी की सारी रेज इस तरह से फैल जाती हैं कि प्रिंसिपल फोकस पर एक पॉइंट एफ से आती हुई मालूम होती हैं, और उस पॉइंट एफ को बोला जाता है कि ये पॉइंट एफ जो है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, कि ये फोकस पॉइंट है कन्वेक्स। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, और जो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है उससे क्या मुराद ली जाती है। तो देखिए जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खारिज होती है ना, अगर वो रेज जाकर टकरा रही हैं इससे कनकेव मिरर से, यानी इस डायग्राम को आप लोग फोकस करो, इस डायग्राम को, कि यहाँ पे जो है
وہ جتنی بھی प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं, ये सारी की सारी रेज जो कन्वेक्स मिरर है उससे जब टकराती हैं, टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट F से गुजरती हैं। अब जिस पॉइंट F से ये गुजर रही है रेस, यानी जिस पॉइंट से ये गुजर रही हैं, उस पॉइंट को कहेंगे फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को स्टूडेंट क्या कहेंगे? फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी बोलेंगे, क्योंकि ये रेज हकीकत में इस पॉइंट से गुजर रही हैं, तो इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो हैं वो जाके कन्वेक्स मिरर से टकरा रही है ना, तो ये टकराने के बाद सारी की सारी रेज इस तरह से फैल जाती हैं कि ये एक फोकस पॉइंट F से आती हुई मालूम होती हैं। हकीकत में उस पॉइंट से ये नहीं गुजरती और इसको कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट बोला जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि सारी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, यहाँ पे आप लोग गौर से देखो, टकराने के बाद वो डाइवर्ट हो चुकी हैं, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फैल चुकी हैं और एक पॉइंट F से आती हुई नजर दिखाई देती हैं या नजर आती हैं, लिहाजा उस पॉइंट को कहा जाता है वर्चुअल फोकस। उसको बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल जो यहाँ पे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट, ये वर्चुअल फोकस है और इसको जो है इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वेक्स केस में टकराने के बाद रेज मुख्तलिफ एंगल्स में फैल जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली होता क्या है। यानी यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो स्टूडेंट फोकल पॉइंट और मिरर तक का फासला होता है, यानी फोकल पॉइंट और मिरर तक का ये फासला होता है, फोकल लेंथ। नोट कर लीजिए इस बात को। और ये फोकल लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी F इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 के। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की भी बात कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर का, वो जो है हमेशा मिरर के सामने होता है और जो कन्वेक्स मिरर है उसका मिरर के पीछे होता है। और जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो स्टूडेंट यहाँ पे कनकेव मिरर की वो पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स की जो है वो नेगेटिव होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करनी है कि फॉर्मेशन यानी इमेज की बनावट जो